औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान रहीम करीम या हय्यु या क़य्यूम है, वहदहु ला शरीक और कायनात में उसका कोई सानी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, और मेरा और आपका खालिक मालिक और रब है। हज़ारों करोड़ों लामत नाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। जेंटलमैन, विद दिस वी स्टार्ट आवर लेक्चर 16। एज यू ऑल नो कि हर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कोई अच्छा मैसेज आपसे शेयर करता हूँ। तो आज का जो फर्स्ट मैसेज है वो है, ट्रस्टिंग अल्लाह वुड नॉट मेक द माउंटेन स्मॉलर बट विल मेक द क्लाइंबिंग ईजियर। डोंट आस्क हिम फॉर अ लाइटर लोड बट आस्क हिम फॉर अ स्ट्रॉन्गर बैक। यस, अल्लाह पे जो तवक्कल है वो आपके फासले, वो आपकी चीज़ें तो कम नहीं करेगा, लेकिन उसमें वर्ड खैर आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, आप में इंटरनल स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप में एक सेल्फ चेंज आ जाएगी, एक सेल्फ एस्टीम आ जाएगी और एक मोटिवेशनल पावर आ जाएगी। तो आप अल्लाह से स्ट्रेंथ मांगे, स्किल्स मांगे, अच्छा नॉलेज मांगे, अच्छी मोटिवेशन मांगे, पॉजिटिव थॉट्स मांगे, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह सारे के सारे मसाइल हल कर देंगे और उसमें बरकत भी डाल देंगे। एंजॉय योर ओन लाइफ विदाउट कंपेयरिंग इट विद दैट ऑफ अनदर। वेरी राइट। जैसे मैंने शुरू में बात कर रहा था कि अल्लाह पाक हमारा मालिक खालिक रब ज़ुल जलाल है, कायनात का मालिक है, और उसने हर एक नसीब लिख दी है, हर एक की कम्पिटेंसी लिख दी है। अगर हम फर्ज किया हसद करेंगे, जेलसी करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे, नेगेटिव इमोशंस रखेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, बुरा चाहेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे सिवाय उसके कि हम अपनी हेल्थ को डैमेज करें, अपने थॉट प्रोसेस को डैमेज करें, अपने टाइम को ज़ाया करें। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जेलसी, बैक बाइटिंग, गीबत, हसद, बदनीति, नेगेटिव थिंग्स की हम कश्ती को, उस बोट को छोड़ दें और रूट ऑफ पॉजिटिविटी पे बढ़ें, अपना टाइम अच्छा गुजारें, अपना टाइम लोगों पे ज़ाया ना करें और कोशिश करें कि हम एक पॉजिटिव रूट पे चलें। तो विद दिस जेंटलमैन वी स्टार्ट आवर लेक्चर 16। बिफोर मूविंग टू लेक्चर 16 आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द समरी ऑफ लेक्चर 15 सो दैट के वी आर ऑन द सेम पिच एंड वी रिकैप्चुलेट ऑल द थिंग्स व्हाट एवर वी हैव लर्नड इन द लेक्चर 15। उसमें हमने क्या पढ़ा? First of all, we identify the annual accounting activities to make year end the busy season, उसको देखा हमने, और फिर हमने पर्पज ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ा कि वो क्या है। उसके बाद हमने डिस्क्राइब एंड प्रिपेयर द बेसिक 4 टाइप्स ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज को हमने देखा कि एडजस्टिंग एंट्रीज की जो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या थी। फिर हमने एक्सप्लेन प्रैक्टिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी को हमने देखा कि कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी क्या है, और एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडिकेट डिस्क्लोजर पे हमने बात की कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एडिकेट डिस्क्लोजर, वो क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है और कैसे लेके चलना है। एक्सप्लेन हाउ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अ बिजनेस दैट क्लोजेज इट्स अकाउंट ओनली एट अ ईयर एंड। जो एक साल के बाद, 12 मंथ्स के बाद कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज होती हैं, तो कैसे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी बनाएंगे कि दरमियान में अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ गई और कोई नीड अराइज हो गई। एंड प्रिपेयरिंग अ वर्कशीट एंड एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस। हमने वर्कशीट के डिफरेंट स्टेप्स देखे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप, और वो कैसे उसको ईच स्टेप को हमने एक्सप्लेन किया। नाउ विल स्टार्ट आवर लेक्चर 16 व्हिच सेज अकाउंटिंग फॉर द मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज। मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज के लिए अकाउंटिंग क्या है, इसके मतलब अभी हम इस लेक्चर में बातचीत करेंगे। मर्चेंडाइजिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो मर्चेंडाइजिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे बात होगी कि मर्चेंडाइजिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या हैं, इनकी एकेडेमिया वैल्यू क्या है, एकेडेमिकली हाउ टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। राइट, concepts underlying merchandising accounting. A merchandising company earns income by buying and selling goods which are called merchandise inventory. तो सबसे पहले तो हमें conceptually clear होनी चाहिए कि merchandise inventory क्या है। So it says a merchandising company earns income by buying and selling goods, चीज़ों को खरीदो फरोख्त करना, उनकी लेके बेचना, which are called merchandise inventory, इसको merchandise inventory कहा जाता है उन चीज़ों को। The buying and selling of goods adds to the complexity of accounting process. Simultaneously जब आप चीज़ें खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और आई थिंक इट क्रिएट्स मच कॉम्प्लेक्सिटी टू द अकाउंट्स,
थोड़ी सी it becomes a bit complex. Merchandise inventory is an important component of the operating cycle. सारी की सारी जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अकाउंट्स, विच इज द साइकिल ऑफ बाइंग एंड होल्डिंग मर्चेंडाइज अनटिल इट इज सोल्ड। ये उस वक्त तक है जब तक कि चीज़ें बाई कर ली जाती हैं, परचेज कर ली जाती हैं, रूटीन की चीज़ें, और उनको होल्ड किया जाता है टिल द टाइम यू सेल इट आउट एंड देन कलेक्टिंग पेमेंट फॉर द सेल्स। पहले आप उसको खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, वेयर हाउसेस में स्टोर करते हैं, फिर आप सेल करते हैं, देन यू गेट दी रिटर्न मनी ऑन इट एंड देन कलेक्टिंग पेमेंट फॉर दी एल्स, और फिर फॉर दी सेल्स, और फिर उन इन सेल्स के अगेंस्ट आप पेमेंट लेते हैं। There are two basic systems for accounting for the merchandise inventories are used. Generally, there are two main systems which are used for the merchandise inventory. First is the perpetual inventory system. Perpetual inventory system है, under this system, continuous records are kept of the quantity and usually cost of individual items as they are bought and sold. ये इसमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप एक कंटिन्यूस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो चीज़ें जो साथ साथ आ रही होती हैं। एट ऑल टाइम्स द बैलेंस ऑफ द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अकाउंट इक्वल द कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन हैंड। हर वक्त द बैलेंस ऑफ द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जो कि मर्चेंडाइज आइटम का बैलेंस होता है, इट अकाउंट्स इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन हैंड, जो कि बैलेंस जो भी हो अकाउंट्स ऑन हैंड के बराबर होता है। इसकी दूसरी टाइप है जिस नोन एज पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम में अंडर दिस सिस्टम द इन्वेंट्री नॉट येट सोल्ड इज काउंटेड पीरियडिकली। पीरियडिकली उस इन्वेंट्री को जो अभी तक सेल ऑफ नहीं हुई, जो वेयर हाउसेस में पड़ी है, स्टोर्स में पड़ी है, काउंट किया जाता है। द फिजिकल अकाउंट इज कॉल्ड फिजिकल इन्वेंट्री, जो फिजिकल इन्वेंट्री अवेलेबल है, विच इज यूजुअली टेकन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे उसको इंचार्ज ले लिया जाता है। द फिगर फॉर इन्वेंट्री इज एक्यूरेट ओनली ऑन द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के लिहाज से उसकी फिगर जो है वो एक्यूरेट होती है। अभी हम बात करेंगे जी, इन्वेंट्री सिस्टम्स की बात हो रही है हमारी। हमने दोनों को डिफाइन किया, परपेचुअल को और कंटिन्यूस को। मर्चेंडाइजिंग एंड जो एंटिटीज हैं मे यूज आइदर आर बोथ ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री सिस्टम। ये दोनों में से बाज़ दफ़ा परपेचुअल को भी यूज कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा पीरियडिक को कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा दोनों को भी यूज कर सकती हैं। Perpetual, where detailed records of each inventory purchase and sale are maintained. Cost of goods sold is calculated at the time of each sale. हर सेल के बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिया जाता है परपेचुअल में। पीरियडिक में क्या होता है? डिटेल्ड रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड ओनली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे डिटेल्ड ऑफ कास्ट और वो जो अकाउंट है वो मेंटेन की जाती है पीरियडिक के केस में। Periodic inventory system determine the cost of goods sold and inventory balance only at the end of each accounting period. इसको periodic के केस में हर एक accounting period के end पे देखा जाता है। Perpetual inventory system में it determines the cost of goods sold and inventory balance after each sale. हर सेल के बाद इसको देखा जाता है perpetual के केस में inventory systems को। Now the perpetual inventory system, under the perpetual inventory system, merchandise inventories and cost of goods sold are continually updated during the accounting period as purchase, sales and other inventory transactions occur. ये बहुत ज़रूरी है conceptually इसको understand करना। हम दोबारा बात कर लेते हैं इस पे। Under the perpetual inventory systems, merchandise inventory and cost of goods sold are continuously updated. ये continuously साथ साथ update किया जाता है during the accounting में period as purchases, sales and other inventory transaction occurs, जो चार दूसरी transactions occur होती हैं। Periodic inventory system में under the periodic inventory systems, cost of goods sold must be computed on the income statement. ये periodic inventory system में income statement में वो show की जाती है because it is not updated for purchases, sales and other transactions during the accounting period. ये update नहीं हो रही होती, ये इनकम स्टेटमेंट में एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड वो शो किया जाता है उसमें। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये डिस्टिंग्विश करना होता है कि जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हैं उनमें और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इन दोनों में ज़्यादा अहम होता है इसको डिस्टिंग्विश करना और लेके चलना, सो दैट कि कंसेप्चुअली आपके अकाउंट्स, आपकी चीज़ें सही डायरेक्शन में रहें।
द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज एक्चुअली। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करें। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज एक्चुअली। ये एक्चुअली कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज है जो सोल्ड होती है इन द अकाउंटिंग पीरियड, जो कि इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में है। पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम में द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसको समझने की जरूरत है। इन द पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स is the total cost of merchandise that could be sold in the accounting period. It is the sum of the following two factors: the amount of merchandise on hand at the beginning of the period and the net purchases during the period. Amount of hand जो थी during that period और the net purchases during the period, जो भी purchase उस time के दौरान की गई। Net purchases consist of total purchases plus फ्रेट इन लेस डिडक्शन, जो कि फ्रेट है लेस डिडक्शंस सच एज परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस एंड डिस्काउंट्स फ्रॉम सप्लाईज फॉर द अर्ली पेमेंट्स। ये वो उन सप्लाईज को और अर्ली पेमेंट्स को डील करती है जो कि इसके लिए जरूरी होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द अमाउंट नॉट सोल्ड और द एंडिंग मर्चेंटाइज इन्वेंटरी। इस पर बहुत जरूरी बात है जो कंसेप्चुअली हमें क्लियर होनी चाहिए स्लाइड की। द डिफरेंस, जो भी इनमें डिफरेंस है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल है फॉर सेल, जो कि सेल के लिए, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द अमाउंट नॉट सोल्ड, जो कि पर्टिकुलर अमाउंट है वो उस अमाउंट को जो सोल्ड नहीं किया गया, और द एंडिंग मर्चेंटाइज इन्वेंटरी, जो कि मर्चेंटाइज इन्वेंटरी का एंडिंग है। वी वर टॉकिंग अबाउट द मर्चेंटाइजिंग कंपनी। मर्चेंटाइजिंग कंपनी क्या है? अ मर्चेंटाइजिंग कंपनी इज एन एंटरप्राइज दैट बायज एंड सेल्स गुड्स टू अर्न प्रॉफिट। ये कंपनी है जो चीजें खरीदती भी है और बेचती भी है जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। होलसेलर्स सेल टू रिटेलर्स एंड रिटेलर्स सेल टू द कंज्यूमर्स। जो भी होलसेलर्स हैं वो रिटेलर्स को बेचते हैं एज वी नो, और रिटेलर्स जो हैं वो आगे फिर कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को बेचते हैं। अ मर्चेंटाइजर्स प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सेल्स। इसका जो प्राइमरी या बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है मर्चेंटाइज कंपनी का, सेल्स है। वेयर एज अ सर्विस कंपनीज प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सर्विस रेवेन्यू। जो भी सर्विस कंपनी होती है जो सर्विसेज देती है उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज द सर्विस रेवेन्यू कहा जाता है उसको। Now we'll see the operating cycles for a service company and a merchandising company. इस स्लाइड के पे जरा पर्टिकुलरली फोकस करते हैं हम। आप अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें तो आप देखें कि जो सेंट्रल कॉलम है शुरू में सर्विस कंपनी के केस में कैश आता है, अकाउंट्स रिसीवेबल है और फिर कैश है। आप गौर करें कि जो कैश है दोनों सूरतों में, दैट इज रिसीव कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल में ये सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, उसके अगेंस्ट कैश रिसीव होता है कि सर्विसेज के अगेंस्ट कैश आता है। और दूसरी तरफ आप सर्विस परफॉर्म करने के बाद वेट करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल के चक्कर में और वो आपकी पूरी इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। मर्चेंटाइजिंग कंपनी में ऐसा नहीं होता। मर्चेंटाइजिंग कंपनी इज स्ट्रेट वे कैश, यू जस्ट सेल आउट योर थिंग्स एंड यू गेट द कैश ऑन दैट। आप गौर करिए अगर मर्चेंटाइजिंग कंपनी में तो उसमें आप कैश लेते हैं थ्रू दी, पहले इन्वेंट्री को आप बाय करते हैं जो मैंने शुरू में बात की थी, उसके बाद इन्वेंट्री बाय करने के बाद आप मर्चेंटाइज करते हैं उसको, इन्वेंट्री को सीक्वेंस में लाते हैं, उसके बाद आप इन्वेंट्री को सेल आउट करते हैं, सेल करते हैं, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल में वो कन्वर्ट होती है। सो यू गेट अ थिंग, यू बाय अ थिंग, यू कीप इट इन योर सेल्फ, यू सेल इट आउट, उसको फिर अकाउंट्स रिसीवेबल में उस एड में लाके you earn the money out of it or earn the profit out of this. Now we will cover the income measurement process for a merchandising company. Income measurement process for a merchandising company, उस पे बात करते हैं हम। इसको अगर गौर से देखें हम, जो कि सेल्स रेवेन्यू किए थे उन्होंने, रेवेन्यू सेल किए, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगी इक्वल आ गई, उसके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट में से आपने लेस की ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दी और नेट इनकम जो इनकम या लॉस आपके पास आ गया। ये कैसे आया जी, इसको दोबारा देख लेते हैं। सेल्स रेवेन्यू को, जो सेल्स रेवेन्यू है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी आपने चीजें बेची कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको हमने नाम दे दिया सेल्स रेवेन्यू को। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, वो होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब आप निकाल देंगे रेवेन्यू में से
नेट इनकम या लॉस आ जाएगी, जो कि सेल्स ऑफ रेवेन्यू किया, एक सेल्स ऑफ रेवेन्यू में से आपने ग्रॉस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जो भी उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो निकाल दिए, तो नेट इनकम आपको रिफ्लेक्ट होगी। कैश फ्लोज इन दी ऑपरेटिंग साइकिल, ये बड़ी अहम स्लाइड है, इस पर जरा फोकस कीजिएगा कंसेप्चुअली क्लियर होने के लिए। सबसे पहले आपने देखा कैश है आपके पास, चलें इधर से हम शुरू करते हैं। कैश से आप स्ट्रेट वे आपने परचेजेज ऑफ फॉर कैश, कैश के अगेंस्ट आपने परचेजेज कर ली, उसका आपने नाम रख दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। दूसरा रूट आपने इख्तियार किया पेमेंट ऑफ कैश के थ्रू, अकाउंट्स पेबल में जनरेट किया उसको, और अकाउंट्स पेबल में से परचेज ऑफ क्रेडिट हुआ, और फिर आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को मेंटेन कर लिया। जब आपने इस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को मेंटेन किया तो फिर आपने सेल्स ऑन क्रेडिट एक चीज़ कही, ये कन्वर्ट हुई अकाउंट्स रिसीवेबल में, जो कि अकाउंट्स हमने रिसीव करने हैं, और फिर कलेक्शन ऑफ कैश हुई और दोबारा वो कैश में कन्वर्ट होगी। दूसरा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का डिस्पोजल रूट ये था, सेल्स फॉर कैश आपने स्ट्रेट वे कर दिया और वो कैश पे आप वापस आ गए। सो यू हैव टू रूट्स फॉर दी कैश फ्लो इन दी ऑपरेटिंग साइकिल पे। पहला रूट है स्ट्रेट वे आप कैश के अगेंस्ट परचेज करते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। दूसरा रूट है कि आपने पेमेंट ऑफ कैश कर दी, अकाउंट्स पेबल हो गए और परचेज ऑफ क्रेडिट कर लिया और वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को चीजें लेके दे दी। लाइकवाइज इसका जो आंसर है, जो इसकी फीडबैक है, एक तो सेल्स ऑफ कैश के थ्रू आ गई, दूसरी अकाउंट्स रिसीवेबल के थ्रू आ गई, और इट बिकम्स दी कैश फ्लो इन दी ऑपरेटिंग साइकिल। हम बात कर रहे थे मर्चेंडाइजिंग इनकम स्टेटमेंट की। मर्चेंडाइजिंग इनकम स्टेटमेंट क्या है? मर्चेंडाइजिंग इनकम स्टेट इट शोज द नेट सेल्स, जो भी नेट सेल्स हुई हैं आपकी, उसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी कास्ट ऑफ गुड्स हैं, जो भी आइटम्स हमने सेल आउट किया उसकी कॉस्ट, ग्रॉस मार्जिन, जो इन दोनों का डिफरेंस है ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं इसमें, जो ऑपरेशन वगैरह इसकी टू जनरेट प्रोडक्ट्स एक्सपेंसेस हुए हैं, एंड नेट ऑपरेटिंग मार्जिन, जो भी नेट ऑपरेटिंग मार्जिन है, ये चीजें ये रिफ्लेक्ट करती है। सो इट रिफ्लेक्ट्स 5 थिंग्स, दैट इज नेट सेल्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड दी नेट ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ये इनकम स्टेटमेंट शो करती है। अदर रेवेन्यू एंड द एक्सपेंस, दूसरे जो रेवेन्यू और एक्सपेंस हैं वो भी ये शो करती है। नेट इनकम बिफोर टैक्सेस, जो भी नेट इनकम बिफोर टैक्सेस थी वो रिफ्लेक्ट करती है टैक्सेस से पहले नेट इनकम क्या थी। देन इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, जो भी इनकम टैक्स एक्सपेंसेस हैं, जो इनकम टैक्स पे किया है, टैक्सेस पे किए हैं, उसके भी एक्सपेंस शो करती है, और फिर एंड पे ये नेट इनकम को शो करती है। हम बात कर रहे थे मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट की। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट क्या है? A multi-step income statement goes through a series of steps or the subtotals to arrive at the net income. So multi-step, अगर आप कोई हमसे शेयर करे कि मर्चेंडाइज कंपनी में multi-step income statement क्या है, तो we would say the multi-step statement is the a series of steps or subtotals to arrive at the net income. Different subtotals या series of steps के बाद जो हम एक net income को निकालते हैं, it is known as the multi-step income statement. In the income statement of service company which provides services as opposed to products, जो कि सर्विसेज देती है प्रोडक्ट्स नहीं देती, उसकी बात हो रही है। The operating expense are deducted from the revenues in single step to arrive at the income from operations. जो सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है उसकी स्ट्रेट वे आप जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें से जब आपने एक्सपेंसेस निकाल दिए तो नेट इनकम एक स्टेप से ही निकल आती है। बट द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के केस में विच मेक एंड सेल प्रोडक्ट्स, जो पहले प्रोडक्ट्स बनाती है, डिफरेंट स्टेप से खुद गुजरती है, प्रोडक्ट्स जनरेट होती हैं, फाइनली प्रोडक्ट बनती है, एंड मर्चेंडाइजिंग कंपनीज जो कि मर्चेंडाइज करती है, विच बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स, ये दोनों ऑलमोस्ट इनके प्रोसेस इक्वल हैं, जो कि खुद मैन्युफैक्चर करती है चीज़ें वो, और वो जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी है जो चीज़ें ले खरीद के आगे बेचती है, include an additional step of calculating gross margin by subtracting the cost of goods from the net sales. जो cost of goods है वो net sale में से निकालते हैं, वो भी इसके अंदर in view रखते हैं for to arrive at the net income statement. Net sales and cost of goods sold. Right, net sales क्या है जी? इसको net revenue भी कहा जाता है in general, कि net sales या net revenue is computed as follow. इसको इस तरह कैलकुलेट किया जाता है, नेट सेल्स इज इक्वल टू दी ग्रॉस सेल्स, जो कि ग्रॉस सेल्स हुई हैं माइनस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, जो भी सेल रिटर्न हुई हैं और उनका अलाउंसेस। ग्रॉस सेल्स कंसिस्ट ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम कैश एंड क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग अ पीरियड, जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ कैश में से और
क्रेडिट में से ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज द ग्रॉस सेल्स। सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, जो भी सेल्स रिटर्न और अलाउंसेस हैं, इंक्लूड कैश रिफंड्स, जो भी कैश रिफंड्स हैं, एंड क्रेडिट्स ऑन अकाउंट, जो भी अकाउंट्स पे क्रेडिट हैं वो इसमें शामिल होते हैं। दे आल्सो इंक्लूड एनी डिस्काउंट्स फ्रॉम सेलिंग प्राइसेस मेड टू कस्टमर हु हैव रिटर्न्ड डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट, जो कि डिफेक्टिव हैं या अनसेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट्स हैं, उसका भी रेवेन्यू इस पे आ जाता है। सो सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस क्या हुए? दिस इंक्लूड्स कैश रिफंड्स, पहली चीज, और क्रेडिट्स ऑन अकाउंट, जो भी अकाउंट्स का क्रेडिट है वो भी इसमें ऐड हो जाता है। दे आल्सो इंक्लूड, इसमें ये चीज भी आती है, हमें कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, डिस्काउंट्स फ्रॉम सेलिंग प्राइस, जो कि डिफरेंट डिस्काउंट्स आप डिक्लेयर करते हैं डिफरेंट आइटम्स एज इंसेंटिव टू द कस्टमर, एंड हु हैव रिटर्न डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्टरी आइटम, जो रिटर्न करते हैं वारंटी गारंटी के आइटम्स। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये अगली अहम तरीन पॉइंट है, इसको देखते हैं। और कास्ट ऑफ सेल्स और कास्ट ऑफ रेवेन्यू इज द अमाउंट अ मर्चेंटाइजर पेड फॉर द मर्चेंटाइज इट सोल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, जो कि मर्चेंटाइजर ने पे की फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर द सब्जेक्ट। नेट सेल्स, अभी हम नेट सेल्स की बात करते हैं। सेल्स क्या है? टोटल और ग्रॉस सेल्स मर्चेंटाइज, जो भी टोटल या ग्रॉस सेल्स मर्चेंटाइज होती हैं उनको सेल्स कहा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट एक वर्ड हमने पढ़ा था, इट इज द परसेंटेज रिडक्शन फ्रॉम लिस्ट प्राइस, कि ये जो लिस्टेड या अनाउंस्ड प्राइस है उसमें से एक इंसेंटिव के तौर पे परसेंटेज रिडक्शन की जाती है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस क्या है? रिडक्शन ऑफ प्राइसेस आफ्टर सेल, जो कि सेल के बाद रिडक्शन हुई है प्राइसेस में वो, एंड रिटर्न ऑफ अनएक्सेप्टेबल मर्चेंटाइज, जो अनएक्सेप्टेबल मर्चेंटाइज थी उसका रिटर्न से भी जो सेल्स पे जो इफेक्ट हुए वो ये मोनेटाइज करती है। हम नेट सेल्स में बात कर रहे थे जी। नेट सेल्स में बात की थी हमने सेल्स डिस्काउंट की, कि सेल्स डिस्काउंट क्या है? दीज आर द डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन अ स्टेटेड पीरियड, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जो डिफेक्टिव आइटम्स, सम ट्रबल वाले आइटम, वारंटी गारंटी के आइटम जो वापस आते हैं, जो कि पेमेंट होती है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, अनाउंस्ड पीरियड, ये वो डिस्काउंट्स हैं जो बिजनेस डिस्काउंट्स हैं या सेल्स डिस्काउंट पे इसको कहते हैं। 2/10 एंड N/30, 2% डिस्काउंट इज पेड विद इन 10 days। सो इसको कनोटेशन ये करेंगे, इट इज 2% डिस्काउंट इज पेड विद इन 10 days, और N/30 मीन ग्रॉस अमाउंट ड्यू इन 30 days, ये टोटल अमाउंट जो है विद इन 30 days ड्यू है। ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको लिस्ट इस तरह हम करते हैं। अगला कंसेप्ट है ग्रॉस नेट सेल्स में, इट इज द ग्रॉस सेल्स रेवेन्यू। ग्रॉस सेल्स रेवेन्यू क्या है? डिडक्ट सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस सेल्स डिस्काउंट, नेट सेल्स रेवेन्यू में। अच्छा, आप देखें ग्रॉस सेल्स रेवेन्यू ये है कि इसको डिडक्ट करें इसमें से सेल्स रेवेन्यू, नेट सेल्स रेवेन्यू में से सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस और सेल्स डिस्काउंट को जब इसमें से निकालते हैं तो वो निकलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस मार्जिन एंड इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन। ग्रॉस मार्जिन क्या है और इनकम फ्रॉम द ऑपरेशंस क्या है, उस पर बात करेंगे। पहले सबसे हम बात करते हैं ग्रॉस मार्जिन की। ग्रॉस मार्जिन को हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में बात की थी। ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज फॉलो, इसको इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ग्रॉस मार्जिन जो भी हो इज इक्वल टू द नेट सेल्स, जो भी हमारी सेल्स हुई है वो माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, के उसमें से जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उनकी जो निकाल दें तो ग्रॉस मार्जिन निकल जाता है। बेसिकली प्रॉफिट क्या हुआ कि नेट सेल्स जो भी आपकी ओवरऑल सेल हुई अकाउंट्स रेवेन्यू वो माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उनकी उन आइटम की एक्चुअल कास्ट जो थी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली तो ग्रॉस मार्जिन निकला है। अभी मैनेजर्स एंड ओनर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस मार्जिन। बाज केसेस में बल्कि डिसीजन मेकर जो अमूमन परसेंटेज होते हैं कि ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज हमारी क्या रही, विच इज कंप्यूटेड एज फॉलोज, जो इस तरह कम किया जाता है। परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस मार्जिन, जो परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस मार्जिन है, इज इक्वल टू द ग्रॉस मार्जिन जो भी निकला है ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। जब जो ग्रॉस मार्जिन हमारा ऊपर वाले फार्मूले के तहत निकला है उसको जब नेट सेल्स पे डिवाइड कर दें तो इट कम्स टू द परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस मार्जिन निकल आती है ये। नाउ विल कवर द इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है और ऑपरेटिंग इनकम। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आर द ऑपरेटिंग इनकम, एक ही चीज है। इट इज द इनकम फ्रॉम कंपनीज मेन बिजनेस एंड इज कंप्यूटेड एज फॉलो। इट इज द इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी उस कंपनी के पर्टिकुलर ऑपरेशन इज इक्वल टू द ग्रॉस मार्जिन, जो ग्रॉस मार्जिन निकलता है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
तो हमें कोई कहे अगर ग्रॉस मार्जिन में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालें तो क्या बनेगा, तो वी वुड से इट इज द इनकम फ्रॉम द ऑपरेशंस, कि वो रिफ्लेक्ट होती है। नो विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है उसके मतलब हम बात करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या चीज है एकेडमिकली? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड that are incurred in running a business, they are computed as follow। ये वो एक्सपेंसेस हैं एकेडमिकली जो कि अदर देन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं, जो कि टू रन अ बिजनेस होते हैं प्राइमरी सोर्स के तौर पे। इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस को? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर इक्वल टू दी सेलिंग एक्सपेंस, जो कि हमारे सेल आउट करने के एक्सपेंस थे, प्लस जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो कि जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस थे, प्लस सेलिंग एक्सपेंस जो हैं, इनको जब एड ऑन किया तो इट बिकम्स दी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस में क्या आते हैं? इंक्लूड ऑल द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर सेल। स्टोरिंग की और उसको प्रिपेयर फॉर सेल करने की जो कास्ट है वो है ये। प्रिपेयरिंग, डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजिंग एंड अदरवाइज प्रमोटिंग सेल्स, द डिलीवरिंग गुड्स टू द बायर। जो जो इस वेंचर पे चीजें, जो आइटम, जो गुड्स हैं बायर को पहुंचाने के लिए जो खर्च होते हैं, दे आर दी सेलिंग एक्सपेंस। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, they include the accounting, personal credit checking, collections and other expenses that apply to overall operation, जो कि overall operation को अप्लाई होते हैं। इसको जनरल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के नाम से भी याद किया जाता है। हम बात कर रहे थे अदर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम। बाकी हम रेवेन्यूज की और एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे और नेट इनकम कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी, राइट। अदर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस कौन से हैं? दे आर नोन एज द नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। जो भी नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज और एक्सपेंस होते हैं, इनको अदर रेवेन्यूज और एक्सपेंस के नाम से भी याद किया जाता है। एकेडमिकली ये कैसे डिफाइन होते हैं? दीज आर नॉट रिलेटेड टू कंपनीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये कंपनी की ऑपरेटिंग के लिए नहीं होते या सर्विसेज के लिए नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। जैसे रेवेन्यूज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उसमें से, सच एज डिविडेंड्स ऑन स्टॉक, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम दी बोरोइंग मनी, जो बोरोइंग मनी की वजह से आती हैं, स्टॉक एक्सचेंज की वजह से आती हैं, या दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो चीज़ों के सेल्स के और ऑपरेटिंग से डायरेक्टली लिंक नहीं है। नेट इनकम क्या है? इसको नेट अर्निंग भी कहा जाता है। इट इज़ द फाइनल फिगर और बॉटम लाइन, जो कि वन लाइनर है, बॉटम लाइन जो आती है ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट एंड इज कंप्यूटेड एज फॉलो। नेट इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है? नेट इनकम इज इक्वल टू द ग्रॉस मार्जिन। हमने ग्रॉस मार्जिन की बात की थी, जो भी ग्रॉस मार्जिन है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो निकाले ग्रॉस मार्जिन में से, प्लस अब्लिक माइनस, प्लस या माइनस उसके लिहाज से अदर रेवेन्यू या एक्सपेंस। रेवेन्यू होंगे तो प्लस होंगे और अगर एक्सपेंस होंगे तो माइनस होंगे। सो बेसिकली नेट इनकम क्या हुई? ग्रॉस मार्जिन, उसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दिए, अदर रेवेन्यू के केस में प्लस कर लिया और अदर एक्सपेंस के केस में माइनस करेंगे। सो इट कम्स दी नेट इनकम, जो एट दी एंड ऑफ द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट की जाती है। नाउ विल कम ओवर टू दी सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इस पे बात करेंगे। इन अ सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, वो तो मल्टीपल थी ना जो हम पहले बात कर रहे थे। इन अ सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, नेट इनकम इज डिराइव्ड इन अ सिंगल स्टेप बाय पुटिंग अ मेजर कैटेगरीज फॉर रेवेन्यू in the first part of the statement and the major categories of cost and expense in the second part. Revenues पहले आप एक पार्ट में डाल देते हैं और कास्ट या एक्सपेंस दूसरे में डाल देते हैं। Both the multi-steps form and the single step form have the advantage. The multi-step form shows the components used in the driving net income. For example, multiple step के केस में हम step by step आए हैं towards the end, that is driving the net income है। But in the case of the single step income statement, it form the advantage of the simplicity। ये simple होती है, स्टेट वे आप टोटल रेवेन्यूज में से टोटल एक्सपेंस निकाल लेते हैं और सिंगल स्टेप के तौर पे निकाल लेते हैं, आ जाती है। बट इन दी मल्टीपल हमने पहले ग्रॉस मार्जिन निकाला, फिर अदर एक्सपेंस निकाले, फिर एंड पे आती है। उसमें ज़्यादा थोड़ा मल्टीपल स्टेप शामिल हैं और थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इसकी निस्बत सिंगल स्टेप की निस्बत। Now we'll be covering the recording cost of the goods purchased। जो भी आइटम हम परचेज करते हैं उनकी कास्ट कैसे रिकॉर्ड की जाती है उसके मतलब बात करेंगे। When merchandise is purchased for resale to customers, the accountant merchandise inventory is debited from the cost of the goods। ये बहुत अहम पॉइंट है, मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए। When the merchandise is purchased for the resale to customer, जब कस्टमर को बेचने के लिए मर्चेंडाइज परचेज की जाती है, the account
मर्चेंटाइज इन्वेंट्री इज डेबिटेड फॉर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, वो अकाउंट जो है उसमें से उतना डेबिट हो जाता है एज कॉस्ट ऑफ द गुड्स के तौर पे। परचेजेस में बी मेड फॉर कैश और एन अकाउंट, परचेजेस कैश की भी हो सकती हैं या अकाउंट की भी हो सकती हैं। द परचेज इज नॉर्मली रिकॉर्डेड बाय द परचेजर्स व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर, जब सेलर में से परचेजर को चीज़ें आ जाती हैं तो उस वक्त दी परचेज इज नॉर्मली रिकॉर्डेड, उसको परचेज को नॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ परचेजेज ऑफ द मर्चेंटाइज, मर्चेंटाइज की क्या परचेजेज हैं। आप इस स्लाइड को ज़रा गौर से देखिएगा, ये एक अच्छा स्पेसिमन है इसका परचेज ऑफ मर्चेंटाइज का। एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो है वो डेट कॉलम है, जो भी डेट थी, फिर ऊपर हमने जनरल लिखा, फिर हमने अकाउंट टाइटल एंड द एक्सप्लेनेशन लिखी। मर्चेंटाइज इन्वेंट्री रेफरेंस में डेबिट हुई 3800 की, फिर क्रेडिट हुई 3800 की, J1 उसको जनरल का नाम दिया गया। इट इज़ दी अकाउंट्स मर्चेंटाइज इन्वेंट्री डेबिट हुई 3800 की, अकाउंट्स पेबल हो गए ड्यू जो थे दैट इज 3800, और नीचे उसका पर्पज आ गया आगे टू रिकॉर्ड दी गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट दैट इज टर्म N/30, दैट इज हमने शुरू में देखा था N/30 मीन द अमाउंट विद इन इट इज टू बी पेड विद इन 30 डेज। फॉर परचेज ऑन अकाउंट merchandise inventory is debited and accounts payable is credited. For each purchases, हर परचेज के लिए merchandise inventory is debited and cash is credited. हर परचेज के लिए merchandise inventory जो कि डेबिट होगी और दूसरी तरफ वो क्रेडिट हो जाएगा जो कैश है, क्योंकि परचेज हुई है उस चक्कर में। परचेजेस इट इज द रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ऑल मर्चेंटाइज पार्ट फॉर रीसेल, ये सारी की सारी मर्चेंटाइज को परचेज डील करती है, जो सारी की सारी आइटम प्रोडक्ट्स जो हमने खरीदी हैं फॉर द रीसेल टू दी कस्टमर्स। रिकॉर्डेड एट इनवाइस कॉस्ट, ये इनवाइस कॉस्ट के तौर पे लिया जाता है, जो हमने परचेज की इनवाइस कॉस्ट के लिहाज से लिया जाता है। टर्म ऑफ सेल्स है, ये बहुत अहम है, थोड़ी सी टर्म ऑफ सेल भी आपको पता होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स ऑफन कोट प्राइसेस एज ए परसेंटेज ऑफ देयर लिस्ट और कैटलॉग प्राइसेस, सच अ रिडक्शन इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होती है जो कि एक प्राइस आपने कैटलॉग प्राइस के लिहाज से होती है, उसमें थोड़ी रिडक्शन आप देते हैं होलसेलर्स को, अट्रैक्शन देते हैं टू इनहांस योर मार्केटिंग एंड टू इनहांस बिजनेस। इफ एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट लेट्स से $1,000 with a trade discount of 40% or $400, the seller records the sale at, for example, $600 and the buyer records the purchase at $600. If an invoice is marked N/30, मैंने शुरू में बात की थी, net 30, the invoice is due 30 days after the invoice date. The invoice is marked N/10, it is due 10 days after the end of the month. हर महीने के आखिर में 10 दिन के अंदर या फिर 30 दिन के अंदर आप देना होगी आपको। सेल्स एंड परचेसेस डिस्काउंट, सेल्स और परचेसेस डिस्काउंट्स क्या होते हैं? इन सम इंडस्ट्रीज इट इज कस्टमरी टू गिव सेल्स डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। आप अट्रैक्शन देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, सेल्स डिस्काउंट कुछ फर्म्स में है, ये मल्टीपल नेशनल्स में, सो दैट के साथ साथ आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहे। An invoice that offers sales discount of 2/10 N/30 means that the buyer either can pay within 10 days of the invoice date or receive a 2% discount or wait for 30 days and pay full payment. अगर 10 दिन में वो पे करता है तो उसको आपने इंसेंटिव दे दिया कि उसको आपने 2% डिस्काउंट दे दिया, या 30 डेज को हमने ग्रेस पीरियड जो रखा हुआ है उसमें स्टैंडर्डाइज टाइम में देते हैं। परचेज डिस्काउंट्स आर डिस्काउंट्स दैट द बायर टेक्स फॉर द अर्ली पेमेंट ऑफ मर्चेंटाइज, ये वो है जो कि बायर अर्ली बेचने की पेमेंट के तौर पे लेता है। बोथ द सेलर एंड बायर रिकॉर्ड द परचेज एट द फुल अमाउंट। इफ द बायर pays in time to get the discount, it is recorded as sales discount for the seller and purchase discount for the buyer. Now we'll be covering the freight costs. Different freight costs क्या हैं? The sales agreement should indicate whether the seller or the buyer is to pay the cost of transporting the goods. ये बेसिकली फ्रेट कास्ट होती हैं, ट्रांसपोर्टिंग के मतलब होती हैं टू द बायर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, उनकी प्लेस ऑफ बिजनेस पे होनी चाहिए। FOB शिपिंग पॉइंट एक टर्म यूज होती है अमूमन। इट इज द गुड्स डिलीवर टू शिपिंग पॉइंट बाय सेलर। FOB होता है कि सेलर जो है वो शिपिंग पॉइंट तक चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। बायर पेज फ्रेट कॉस्ट फ्रॉम शिपिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन, जो शिपिंग पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन तक है वो बायर देगा,
और फ्रॉम द वेयर हाउस टू दी शिपिंग पॉइंट तक जो है वो सेलर देगा। अदर इज दी FOB डेस्टिनेशन, जो कि FOB डेस्टिनेशन तक दिया जाता है, दैट इज गुड्स डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन बाय सेलर। लास्ट डेस्टिनेशन तक जो है वो सेलर गुड्स डिलीवर करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सेलर पेज फ्रेट कास्ट, सेलर जो है वो सिर्फ फ्रेट कास्ट पे करता है, डिलीवर करना उनके जिम्मे होता है, जो सेलर ही पे करता है आखिरी पॉइंट तक टिल डेस्टिनेशन। अदर्स आर दी, इट इज नोन एज दी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होती हैं। व्हेन द बायर पेज द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इट इज कॉल्ड फ्रेट इन। जब बायर पे कर रहा होता है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट थ्रू, इट इज नोन एज फ्रेट इन एंड इट इज एडेड टू द कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज्ड। उसी कास्ट में ये ऐड हो जाती है क्योंकि बायर पे कर रहा है। व्हेन द सेलर पेज द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जब सेलर पे कर रहा होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इट इज कॉल्ड द डिलीवरी एक्सपेंस। उसको डिलीवरी एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, टर्म के तौर पे, आर दी फ्रेट आउट भी कहा जाता है। सो एंड इट इज इंक्लूडेड इन सेलिंग एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट सेलिंग एक्सपेंस के तौर पे लिया जाता है। सो फ्रेट इन हो गया जब बायर पे कर रहा है, और फ्रेट आउट या डिलीवरी एक्सपेंस हो गया जब दी सेलर पे कर रहा है, और दोनों उसको एडजस्ट करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में अकॉर्डिंगली। ट्रांसपोर्टेशन इन अगली स्टेटमेंट है, दैट इज नोन एज FOB शिपिंग पॉइंट जो है ये पहली इसमें आती है। बायर इज ओनर ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। FOB शिपिंग पॉइंट जो हमने बात की थी कि बायर ही रिस्पॉन्सिबल है इसकी ट्रांजिट कास्ट का, बीच में प्रॉब्लम जो कास्ट एंड तक वो खुद जिम्मेदार हो जाता है। FOB डेस्टिनेशन जो है इसकी मीनिंग क्या है, इस टर्म की क्या मीनिंग होगी? इट इज सेलर इज ओनर ड्यूरिंग द ट्रांजिट। पहले केस में बायर ओनर था ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइम। FOB डेस्टिनेशन में सेलर इज ओनर ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। जो भी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगी उसका वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इट शोज दी अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग फॉर द फ्रेट कास्ट। फ्रेट कास्ट की जो भी अकाउंटिंग है उस पर बात करते हैं अभी हम। वन इज दी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। एकेडमिकली मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या है? इट इज डेबिटेड बाय द बायर। बायर जो है इसको डेबिट करता है इफ द बायर पेज द फ्रेट बिल, दैट इज FOB शिपिंग पॉइंट। अगर वो डेबिट आउट कर देता है अगर FOB शिपिंग पॉइंट तक वो करे। फ्रेट आउट जो होता है और डिलीवरी एक्सपेंस के तौर पे हो, इट इज डेबिटेड बाय द सेलर। फिर सेलर इसको डेबिट करता है, पेज द फ्रेट बिल, जो कि फ्रेट बिल होता है FOB डेस्टिनेशन के तौर पे उसको लिया जाता है। पहले को FOB शिपिंग पॉइंट है अगर बायर ले, और अगर सेलर ले तो FOB डेस्टिनेशन के तौर पे इसको दिया जाता है। अकाउंट्स फॉर द फ्रेट कास्ट। अच्छा, इस स्लाइड को हमने मैनेज किया है इसलिए कि ताकि कौन सी जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन कैसे पेस्ट होगी इसमें। सबसे पहले आप देखें ऊपर लिखा जाता है अकाउंटिंग फॉर द फ्रेट कास्ट, ऊपर लिखा जाता है जनरल, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में डेट आ जाती है, अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन आती है, रेफरेंस आ जाता है डेबिट और क्रेडिट के कॉलम से। मई 4 को फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में $150 जो है डेबिट हुए, कैश जो होगे क्रेडिट पे ले लिए गए $150। इट इज टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रेट, जो कि फ्रेट्स की पेमेंट थी वो कर दी गई। व्हेन द परचेजेज डायरेक्टली इंकर द फ्रेट कास्ट, द अकाउंट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज डेबिटेड एंड कैश इज क्रेडिट। कहना ये चाहते हैं कि जब परचेजर जो है वो कर रहा होता है तो अकाउंट से डेबिट हो जाता है और कैश की तरफ जो है वो क्रेडिट हो जाती है उतनी प्राइस उस अमाउंट की जो भी उसके लिए इस्तेमाल हुई थी। जैसे इस केस में $150 थी। Purchase returns and allowances. Purchasers may be dissatisfied with the merchandise received because the goods are damaged or defective. ये वो उस केस में बता रहे हैं कि जिस केस में कोई आइटम या गुड्स डिफेक्टिव हो जाए तो उसके अलाउंसेस किस तरह परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस किस तरह सेटल होंगे, ये स्लाइड उसको डील कर रही है। और परचेजर मे बी डिससेटिस्फाइड विद द मर्चेंडाइज रिसीव्ड बिकॉज द गुड्स आर डैमेज आर डिफेक्टिव। बाद केसेस में गुड्स डैमेज भी हो सकती हैं, डिफेक्टिव भी हो सकती हैं। दे कैन बी इंफीरियर इन क्वालिटी, जो चीज़ आपको कही गई थी सैंपल के मुताबिक वो नहीं होगी, इंफीरियर भी हो सकती है। और दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द परचेजर स्पेसिफिकेशन, है उसकी टेक्निकल स्पेक्स के मुताबिक नहीं थी, तो उस केस में क्या होगा उसका भी लिखते हैं। परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, इस केस में फॉर एग्जांपल इसे ऐसी एंट्री को इस तरह पोस्ट किया जाता है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे डेट आ गई May 8, अकाउंट्स पेएबल 300 आ गए, फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 300 आ गई। टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स, जो कि डिफेक्टिव आइटम थे
उनके रिटर्न ऑफ गुड्स के तौर पे एंट्री ले ली जाती है ऑन चार्ज उस प्राइस की, जैसे कि इस स्लाइड में शो किया गया। फॉर परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंस दैट आर वर ओरिजिनली मेड ऑन अकाउंट, अकाउंट्स पेएबल इज डेबिटेड एंड मर्चेंडाइज इन्वेंटरी इज क्रेडिटेड। बेसिकली मर्चेंडाइज इन्वेंटरी को क्रेडिट कर दिए जाते हैं क्योंकि वो पैसे वापस आ जाते हैं। एंड फॉर कैश रिटर्न्स एंड अलाउंसेस कैश इज डेबिटेड एंड मर्चेंडाइज इन्वेंटरी इज क्रेडिटेड। ये ताकि आपकी इनकम स्टेटमेंट सीधी रहे, उसके मुतालिक इसकी एंट्री दोनों पोस्ट कर दी जाती है। नो क्वालिटी डिस्काउंट्स की बात हम करते हैं। क्वालिटी डिस्काउंट्स दी वॉल्यूम परचेज टर्म्स में परमिट द बायर टू क्लेम क्वांटिटी डिस्काउंट। बाज़ दफ़ा वॉल्यूम के लिहाज से कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कुछ क्लैरिटी दी जाती है ताकि क्वांटिटी डिस्काउंट्स लिए जाते हैं। द मर्चेंडाइज इन्वेंटरी इज सिंपली रिकॉर्डेड एट द डिस्काउंटेड कॉस्ट। वो फिर मर्चेंडाइज इन्वेंटरी जो भी हो डिस्काउंटेड प्राइस के लिहाज से टेक ऑन चार्ज की जाती है ताकि क्लैरिटी रहे, आपको डिस्काउंट्स की डिटेल भी रहे। परचेज डिस्काउंट्स की बात हो रही है। परचेज डिस्काउंट्स पे जब हम जाते हैं तो इसमें क्रेडिट टर्म्स में परमिट द बायर टू क्लेम अ कैश डिस्काउंट फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द बैलेंस ड्यू। बाज़ केसेस में डिस्काउंट दिए जाते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट के अगेंस्ट, एफिशिएंट पेमेंट के अगेंस्ट। द बायर कॉल्स डिस्काउंट अ परचेज डिस्काउंट। वो डिस्काउंट ले लेते हैं बल्क में खरीदने का, जल्दी विद इन ड्यू डेट पेमेंट करने का, जैसे N/20 की टर्म हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। अ परचेज डिस्काउंट इज बेस्ड ऑन द इनवॉइस कास्ट लेस एनी रिटर्न्स एंड अलाउंसेस ग्रांटेड। तो इनवॉइस कास्ट के वो जो है वो कम हो जाती है ओवरऑल आइटम की, और वो उसको अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सेल्स ट्रांजैक्शंस रेवेन्यूज आर रिपोर्टेड व्हेन अर्न्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेवेन्यू रिकॉग्निशंस। आपको पता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है कि जो ही रेवेन्यू अर्न किए जाते हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इन अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी, जो कि मर्चेंडाइजिंग कंपनी होती है, रेवेन्यूज आर अर्न्ड व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। इसी तरह अकॉर्डिंगली जब चीज़ें मर्चेंडाइज कंपनी के केस में जब आइटम जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, वो गुड्स जो हैं वो सेलर टू बायर को ट्रांसफर हो जाएंगे तो उस वक्त इसको रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स ट्रांजैक्शंस फॉर एग्जांपल इस स्लाइड को देखिएगा, इसमें जरा क्लियरली सेल्स ट्रांजैक्शन दी गई हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट हमारा डेट है जिस डेट को ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। अकाउंट्स रेटल और एक्सप्लेनेशन है। अकाउंट्स रिसीवेबल $3,800 है, सेल्स 3,800 है। इट इज़ टू क्रेडिट दी टू रिकॉर्ड दी क्रेडिट सेल, जो भी क्रेडिट सेल हुई थी उसको रिकॉर्ड किया गया। May 4 को इन्होंने दूसरी एंट्री की, दी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड $2,400 की हो गई। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट होगी $2,400 की। इट इज़ टू रिकॉर्ड दी कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, जो भी मर्चेंडाइज की कॉस्ट थी उसको सोल्ड करने की ये कास्ट थी। द फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड्स द सेल्स ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर एट द रिटेल सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस के लिहाज से लेती है। Whereas के the second entry releases the goods from inventory, the cost charges goods to cost sold. Second entry ये जरा गौर से देखिएगा। The second entry releases the goods from inventory at cost and charges the goods to cost of goods sold. इन goods की जिस पे एक्चुअली goods जो है वो सोल्ड हुई उस पे ये आ रही है। सेल्स टैक्स की बात करते हैं स्लाइड में कि कंसेप्चुअली सेल टैक्स वगैरह कैसे होते हैं, कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कंपनी के केस में। सेल्स टैक्स इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द सेल्स, ये परसेंटेज के तौर पे किया जाता है प्राइस ऑन सिलेक्टेड गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर बाय रिटेलर, जो कि कस्टमर को बायर जो है सेलर बेचता है। दे आर कलेक्टेड ऑन मोस्ट रेवेन्यूज एंड पेड ऑन मैनी कॉस्ट। दे आर कलेक्टेड ऑन मोस्ट रेवेन्यूज, ज्यादातर रेवेन्यूज पे करते हैं, एंड पेड ऑन मैनी कास्ट, और काफी कास्टों पे पे होते हैं। सेल्स टैक्सेस में इंक्लूड द फेडरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज GST कहा जाता है, एंड द प्रोविंशियल सेल टैक्स दैट इज PST कहा जाता है। ये दोनों को GST और PST को सेल्स टैक्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। अभी हम बात करेंगे, जैसा कि स्लाइड शो कर रही है, दी सेल्स टैक्स ऑन दी रेवेन्यूज। रेवेन्यूज पे सेल्स टैक्स क्या होता है? द रिटेलर कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। द रिटेलर कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर व्हेन द सेल्स अकर, एंड द periodically, usually monthly, remits the collection to the receiver channels. जो भी है वो मंथली फिर पेमेंट आगे कर देता है। सेल्स टैक्स आर नॉट रेवेन्यू बट आर अ करंट लायबिलिटी अंटिल रिमिटेड। ये जब तक लायबिलिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं जब तक कैश ऑन नहीं हो जाते, रिमिट नहीं किए जाते। नाउ विल कवर दी सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। इसको देखते हैं। सेल्स रिटर्न्स क्या हैं? Sales returns occur when customers are dissatisfied with the merchandise and are allowed to return the goods to the seller for credit or a refund.
ये उस वक्त होती हैं सेल्स रिटर्न्स जब एक विद इन अ गिवन टाइम पीरियड वारंटी गारंटी, डिफेक्टिव आइटम्स, वारंटी गारंटी वाला आइटम्स, अनरिक्वायर्ड आइटम्स कस्टमर वापस करके जाता है. सो इट इज सेड दैट the sales returns occur when customers are dissatisfied with the merchandise, उससे dissatisfied हैं and are allowed to return the goods to the seller for a credit or a refund, या credit ले लें या refund ले लें, दोनों cases में. Sales allowances क्या हैं? They occur when customers are dissatisfied and the seller allows the deduction from the selling price. ये वो है कि selling price में से उनको allowance दिया जाता है so that के customer को attraction रहे और एक आपकी goods of the मर्चेंडाइज जो है प्रॉपर उनकी ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर उनकी सेल जो है बिजनेस ऑन गोइंग रहे. सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस. सेल्स रिटर्न्स और अलाउंसेस क्या है, इस पे बात करते हैं. द नॉर्मल बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस इज डेबिट. इसकी बात हो रही थी, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस के प्रिंसिपल्स की बात हम कर रहे थे मर्चेंडाइज कंपनी के केस में. तो इट सेज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस इज डेबिट. सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस इज अ कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट. इसको कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट भी कहता है टू दी सेल्स अकाउंट. अगली बात है रिकॉर्डिंग सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस. इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये स्लाइड पे शो किया गया है. आप देखें पहली एंट्री जो है इन्होंने सेल्स रिटर्न्स और अलाउंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कंसेप्चुअली स्लाइड पे हम शो कर रहे हैं. एक्सट्रीम लेफ्ट पे डेट है, फिर अकाउंट टाइटल है, फिर रेफरेंस है, डेबिट और क्रेडिट है. उसी पैटर्न पे जर्नल के पैटर्न पे मई 8 को पहली जो एंट्री हुई, इट इज द सेल रिटर्न्स एंड अलाउंसेस में 300, डेबिट में और अकाउंट्स रिसीवेबल में 300 हुई टू रिकॉर्ड द रिटर्न गुड्स. ये क्या है, द फर्स्ट एंट्री रिड्यूसेस द बैलेंस ओड बाय द कस्टमर एंड रिकॉर्ड्स द गुड्स रिटर्न्ड बाय द रिटेल प्राइस. रिटेल प्राइस से जो रिटर्न आया उसको ये कर रही है डील. सेकंड एंट्री दोबारा 8 मई को हुई. इट इज नोन एज द मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 140, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 150. इट इज टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न. ये कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न के लिए थी. द सेकंड एंट्री रिकॉर्ड्स द फिजिकल रिटर्न ऑफ गुड्स टू इन्वेंटरी एट द कॉस्ट एंड रिमूव्स द गुड्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट. ये रिटर्न जब कर दी आइटम किसी कस्टमर ने तो उसके मतलब की एंट्री आपकी इनकम स्टेटमेंट या दूसरी स्टेटमेंट को सीधा रखने के लिए की गई है. नो दी क्वांटिटी डिस्काउंट्स. ये एक और टर्म यूज होती है मर्चेंडाइज कंपनी में. अ क्वांटिटी डिस्काउंट इज द ऑफर ऑफ ए कैश डिस्काउंट टू कस्टमर इन रिटर्न ऑफ ए वॉल्यूम सेल. ये एक रिटर्न होता है वॉल्यूम सेल के केस में जो एज इंसेंटिव दिया जाता है बायर को. सो आई रिपीट फॉर यू, अ क्वांटिटी डिस्काउंट इज द ऑफर ऑफ कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट की ऑफर होती है टू अ कस्टमर इन रिटर्न फॉर अ वॉल्यूम सेल. वॉल्यूम सेल के इवज या उसके इन रिटर्न वो उसको ऑफर किया जाता है बायर को. क्वांटिटी डिस्काउंट रिजल्ट ऑन सेल प्राइस रिडक्शन. सेल प्राइस रिडक्शन में ये बात केसेस में आ जाती है. दे आर नॉट सेपरेटली जनरलाइज्ड. इनको अलहदा नहीं लिखा जाता. इंस्टेड द सेल इज रिकॉर्डेड एट द रिड्यूस्ड प्राइस. वो सेल को रिकॉर्ड ही आप उस इंसेंटिव के बेस पे रिड्यूस प्राइस के तौर पे करते हैं. सेल्स डिस्काउंट्स है. सेल्स डिस्काउंट के केस में अ सेल डिस्काउंट इज द ऑफर ऑफ ए कैश डिस्काउंट. पहले केस में आइटम्स का था, इसमें कैश डिस्काउंट टू अ कस्टमर इज एक्सचेंज फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ ए बैलेंस ड्यू. जल्दी पेमेंट के केस में आप उसको डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं प्राइस का. लेट्स से यू आर सपोज टू पे 1 मिलियन एंड इफ यू पे विद इन 10 days तो यू आर सपोज टू पे दी लेट्स से उसमें से 50,000 आपको डिस्काउंट दे दिया. तो सिमिलर टू सेल रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, सेल डिस्काउंट्स इज आल्सो अ कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट विद अ नॉर्मल डेबिट बैलेंस. इसको भी नॉर्मल डेबिट बैलेंस के तौर पे एक्चुअली शो किया जाता है. अभी हम बात करेंगे जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पीरियोडिक. इसके इलस्ट्रेशन पे बात करते हैं ताकि हमें मजीद क्लैरिटी आ जाए. इस स्लाइड को देखिएगा. मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग एट परचेज 1 एट ट्रांसपोर्टेशन इन 2 ग्रॉस डिलीवरी कॉस्ट ऑफ परचेज 1 + 2 लेस परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस 3 परचेजेस डिस्काउंट्स 4 नेट कॉस्ट ऑफ परचेजेस आगे 3 + 4. C is the cost of goods available for sale A minus B and D minus less merchandise inventory ending that is the cost of goods sold C minus D. इसको अगर हम गौर से देखें कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल के लिहाज से तो a merchandising company requires the same type of adjusting entries as a service company with one additional adjustment for the inventory to ensure the recorded inventory amount agrees with the actual quantity on hand. So a physical account is an important control feature since a perpetual system indicates what should be done, what should be there, what account will determine what is actually there.
तो अकाउंट साइकिल के लिए प्रॉपर परपेचुअली चेकिंग जो है वो बहुत जरूरी है। अभी अ मर्चेंटाइजिंग कंपनी आल्सो रिक्वायर्स द सेम टाइप ऑफ क्लोजिंग एंट्री एज ए सर्विस कंपनी। ये सर्विस कंपनी की तरह उसी तरह की क्लोजिंग एंट्री सिमिलर चाहती है मर्चेंटाइजिंग कंपनी जैसे सर्विस कंपनी चाहती होती है। द एडिशनल अकाउंट्स दैट नीड टू बी क्लोज्ड आउट इन अ मर्चेंटाइजिंग अकाउंट इंक्लूड्स, जो कि एडिशनल अकाउंट्स हैं जिसमें मर्चेंटाइजिंग में रखने चाहिए पड़ते हैं, दैट इज सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड दी फ्रेट आउट, जो फ्रेट आउट चार्जेस हैं वो इसमें रखे जाते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज एन एसेट अकाउंट एंड इज नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये एसेट अकाउंट होता है जो एंड ऑफ द पीरियड क्लोज नहीं किया जाता। इट शोज द स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्स रेवेन्यू सेक्शन। सेल्स रेवेन्यू सेक्शन की जो है स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स है उस पर बात करते हैं हम। As contra revenue accounts, sales returns and allowances and sales discounts, if any, are deduced from sales in the income statement to arrive at the net sales. Net sales पे arrive करने के लिए होती है। ये नीचे आप गौर से देखें, हाई पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है, इनकम स्टेटमेंट है, पार्शियल है उसकी, फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2002 है, सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स उनकी 4,80,000 है, लेस सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस $20,000 है डॉलर्स, एंड नेट सेल्स हो गई उनकी $4,60,000 जैसे इन्होंने शो की है। अभी कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये उसकी गाइडलाइन है कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे करेंगे इन केस ऑफ अ मर्चेंडाइज कंपनी। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम दी नेट सेल्स एज फॉलो। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब माइनस करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेट सेल्स कितनी थी हमने देखी, 4,60,000 की नेट सेल्स थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो एक्चुअल कॉस्ट की थी, वो गुड्स जो प्रोडक्ट सेल आउट हुई, दे वर 3,16,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट इस केस में निकला $1,44,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हमने देखा। ये क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए थी, कंसेप्चुअली क्लियरेंस के लिए थी आपको। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। अमूमन इसको परसेंटेज ऑफ सेल्स पे भी लिया जाता है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100%, 69% और 31% के तौर पे भी बाज़ दफ़ा आपने निकाल दिया, उसको चेक करके उसी कंपेटेबल तरीके से देखा। कैलकुलेशन ऑफ द नेट इनकम। Net income is calculated by deducting operating expense from a gross profit as follow, that is single लाइनर आता है। नेट इनकम क्या हुई, ग्रॉस प्रॉफिट हमने देखा है पिछली स्लाइड में $1,44,000 निकला था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के $1,14,000 निकले थे। नेट इनकम हमारी हुई $30,000, वो इसमें से 190 के तौर पे एंड पे मर्ज हुई, दैट इज $30,000 वो मर्ज हुई। सो नेट इनकम इज द बॉटम लाइन ऑफ ए कंपनीज इनकम स्टेटमेंट। जैसे शुरू में हमने बात की, इट इज द बॉटम लाइन ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। अभी आप गौर करें, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ए मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट दैट हैज बोथ द ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज शोन। द नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर रिपोर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द कंपनीज प्राइमरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आप गौर करें तो शुरू में हाई पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, इसकी इनकम स्टेटमेंट आ गई, नीचे फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2002 आ गए, सेल्स एंड रेवेन्यू आ गई, फिर सेल्स आ गई, लेस रेवेन्यूज निकाले, फिर नेट सेल्स आ गई, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, फिर ग्रॉस प्रॉफिट हमने देखा था 1,44,000 आया था। फिर आपने देखा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए, सेलिंग एक्सपेंस आ गए, सैलरीज आ गए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ गए, इमोटाइजेशन एक्सपेंस आ गए, फ्रेट आउट आ गए, टोटल इसका सारे एक्सपेंस आ गए $76,000। उसके बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमने बात की थी वो शो किए हुए हैं, उसमें से रेंट एक्सपेंस आ गए, यूटिलिटीज एक्सपेंस आ गए, इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गए, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ गए इसके $38,000 आ गए, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए $1,14,000। इनकम फ्रॉम द ऑपरेशंस इनकी आ गई, अदर रेवेन्यू एंड गेन्स $3,000 इंटरेस्ट पे आ गए, 600 इनके गेन पे आ गए, टोटल नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू गेन जो है इनका $3,600 वो आ गया था। अदर एक्सपेंस के केस में इंटरेस्ट एक्सपेंस 1800, कैजुअल्टी लॉस फ्रॉम द वेंडलिज्म 200 आ गई, टोटल नॉन ऑपरेटिंग जो है 2000 आ गई, एंड नेट नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका 16,000 आ गई। नेट इनकम इनकी $3,16,000 आ गई। इट इज द प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन इन द लाइट ऑफ द टीचिंग जो हमने पूरे लेक्चर में आज की कि एक मर्चेंडाइज कंपनी में डिफरेंट एंट्रीज को एक इनकम स्टेटमेंट में कैसे शो करते हैं, वो हमने दिखाई आपको प्रैक्टिकली। अभी इसको देखें तो क्लासिफाइड बैलेंस शीट इसकी आ गई।
करंट एसेट्स में कैश आ गया, अकाउंट्स रिसीवेबल आ गए, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री आ गई, प्रीपेड इंश्योरेंस आ गई, टोटल करंट एसेट्स आ गए 67,400। कैपिटल एसेट्स आ गए, स्टोर इक्विपमेंट आ गया, लेस अमोर्टाइजेशन आ गई, टोटल एसेट्स 1,23,400 के करीब आ गए टोटल एसेट्स इस कंपनी के। Assets are on the balance sheet. Merchandise inventory is reported as a current asset and appears immediately below the accounts receivable. This is because current assets are listed in the order of their liquidity. ये याद रखें, asset जो भी हैं in the order of liquidity के तौर पे लिखे जाते हैं। With this, gentlemen, we finish our lecture 16. For your comfort, to recapitulate, I would like to share the summary of this lecture with you so that you can handle the things and you can conceptually you know the things. A merchandise company earns income by buying and selling goods which are called merchandise inventory. Two basic systems of accounting for merchandise inventory are used. Perpetual inventory system और periodic inventory system है। A multi-step income statement goes through a series of steps or subtotals to arrive at the net income. Explain the accounting for freight cost. हमने डिस्कस किया, इसमें डिस्कस दी रिकॉर्डिंग ऑफ गुड्स परचेज्ड हमने बात की। वी डिस्कस दी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेल्स, रिटर्न्स, अलाउंसेस एंड डिस्काउंट्स, उस पर हमने बात की। वी आल्सो डिस्कस द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन सिलेक्टिंग द इन्वेंटरी सिस्टम, कौन सा इन्वेंटरी सिस्टम हमें लेना चाहिए, उसके फैक्टर्स पे भी हमने बात की। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ लेक्चर 16 और बिफोर फिनिशिंग द लेक्चर 16, जैसे आपसे याद है, आपके ज़हन में होगा, फॉर सेल्फ एश्योरेंस एंड फॉर योर बेटरमेंट मैं कोई अच्छा मैसेज, अ रूट टू गुडनेस आपसे शेयर करता हूँ। इट इज़ द साइलेंस इज़ द मोस्ट पावरफुल स्क्रीन। खामोशी सबसे बड़ा हथियार होता है। नेगेटिव आर्गू देने से, नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ करने थे अपने आप को एम्बेरसमेंट डालती है ये चीज़। मैंने एक जगह पढ़ रहा था तो लिखा हुआ था नेगेटिव आर्गूमेंट ऑलवेज ब्रिंग्स द एम्बेरसमेंट। सो साइलेंस जो है, जब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो खामोशी बेहतरीन ज़बान है, या अच्छा बोलें या ना बोलें। और उसके बाद इंडीड अल्लाह विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ द पीपल अनटिल दे चेंज व्हाट इज़ इन देमसेल्व्स। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, इकबाल ने कहा था। तो हमें अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए जेंटलमैन, वी वांट अ चेंज। मुसलमान का, मोमिन का, अच्छे बंदे सोचने का, पॉजिटिव थिंकर का हमेशा आने वाला कल पिछले दिन से बेहतर होता है और ये डेवलपमेंट, ये ग्रूमिंग कब्र की दीवारों तक जारी रहती है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस कि हम हमारा आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर हो, हम कम्युनिटी सोसाइटी के लिए अच्छे हों और हम बेहतर परफॉर्म करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और हमारे वालिदैन और हमारे प्यारों को किसी का मोहताज ना करे, मुझे और आपको अपने पेरेंट्स के हमेशा मुअद्दब रखे और हमें एक पॉजिटिव रोल ज़िंदगी में पे करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। विद दिस जेंटलमैन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। फ़ी अमानिल्लाह।